अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके दिन भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आपकी तो क्लासेस भी चल रही हैं बाय द वे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपना जो कोर्स है उसको स्टडी भी कर रहे होंगे, साथ में लर्न भी कर रहे होंगे। आज हमारी सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो का आज हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, आपसे ये मैं डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूँगा कि अगेन फरवरी 2026 का लेटेस्ट एडिशन है जो कि आप लोग आजकल पढ़ रहे हैं। जब भी आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियोस देखें इससे रिलेटेड, तो ये मेक श्योर करें कि आप लेटेस्ट एडिशन की वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा ईडीयू पाथ पाकिस्तान के नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल है। आपने इसे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में स्टूडेंट्स आपसे एक गुजारिश मैं ये भी करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस हमसे लाजमी पूछें। उसके अलावा हमें हमारी वीडियोस के हवाले से फीडबैक भी लाजमी दें। आया वीडियोस आपको बहुत लेंथी लग रही हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप अगर इसकी शॉर्ट वर्जन चाहते हैं तो हम आपको थोड़ी देर शॉर्ट वीडियो बना के देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस ऐसे ही चलें और इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाता रहे, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी इसके बारे में बताइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में, हमारी वीडियोस के बारे में, ताकि हम अपनी वीडियोस को मजीद इम्प्रूव कर सकें। सो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है जी कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मींस कि वो कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इसमें ये है कि आपके जो कंप्यूटर होता है उसके सेवरल कोर कंपोनेंट्स होते हैं। कोर का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता। कंपोनेंट्स कहते हैं पार्ट्स को। ठीक है, ये वो पार्ट्स होते हैं जो सारे एक साथ मिलके कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर हमें डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं इनमें इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं इनको हम अभी आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा इन कंपोनेंट्स के अंदर आपके सिस्टम यूनिट भी होता है। सिस्टम यूनिट में आपका मदरबोर्ड आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, सीपीयू, पावर सप्लाई और डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इनको हम अभी आगे चल के डिटेल में देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो देखने वाले हैं वो ये है कि जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे मिल के काम करते हैं और आपको एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस देते हैं, कंप्यूटर को एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। इनपुट जो है वो आपको डेटा प्रोवाइड करता है और कंप्यूटर उस प्रोवाइडेड डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के तौर पे वो आपको रिजल्ट शो करता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि मैंने कीबोर्ड के ऊपर ए का जो अल्फाबेट है उसको जब प्रेस किया, उसका जो बटन मैंने उसको प्रेस किया ए को, तो मैं बेसिकली कंप्यूटर को एक इनपुट दे रहा हूँ कि मुझे ए स्क्रीन के ऊपर लिख के दिखाओ। कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन के ऊपर मुझे ए का अल्फाबेट है डिस्प्ले किया। तो इनपुट इसमें ये था कि मैंने एक का जो बटन है, ए की जो की है उसको प्रेस किया कीबोर्ड के ऊपर, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले दिया वो आउटपुट है बेसिकली, जो कि रिजल्ट है। इसके अलावा जो आपका एक और इम्पोर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि जो सिस्टम यूनिट होता है ये कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट बेसिकली आपका जो मदरबोर्ड होता है और इसके मेमोरी, सीपीयू, ये सारी चीजें होती हैं, ये आपका सिस्टम यूनिट होता है। ये एक बेसिकली चिप बोर्ड होता है जिसके ऊपर ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये आपके कंप्यूटर का हार्ट होता है और जब तक आपका हार्ट काम नहीं करता आपका कंप्यूटर भी काम नहीं करता। अब हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को फर्दर डिटेल के साथ एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जी आपके इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या होते हैं। Devices by which users provide data and instructions to the computer facilitating interaction between humans and computers, इन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। मीन्स कि ये वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देने के लिए।
और इन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अभी जिस तरह से मैंने यहाँ पर आके ये स्क्रीन को क्लिक करके यहाँ से मैंने लेजर पॉइंटर ऑन किया है। ये बेसिकली मैंने कंप्यूटर को एक इनपुट दिया है कि मुझे लेजर स्क्रीन जो है, लेजर बटन जो है उसको ऑन करना है, और कंप्यूटर ने उसके नतीजे में आउटपुट मुझे ये दिया कि उसने लेजर बटन को ऑन कर दिया। सो ये वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ये वो आपके पेरिफेरल्स होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, डेटा प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं। जो बड़े कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें आपका कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, बारकोड रीडर होता है, डिजिटल कैम होता है, टच स्क्रीन होता है। कीबोर्ड क्या है जी? कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स एंटर करने के काम आता है सिस्टम में। ठीक है? ये एसेंशियल डिवाइस है डेटा एंट्री के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए। आप एमएस वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो कीबोर्ड के बगैर उसको प्रोसेस करना या उसको टाइप करना मुश्किल होता है। इस तरह से फिर माउस आ जाता है। माउस एक ऐसा ये माउस है बेसिकली एक ऐसा हैंडहेल्ड डिवाइस होता है जो कि आपके मॉनिटर के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो पॉइंटर को कंट्रोल करने के काम आता है। ये जो अभी लेजर बटन जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, ये बेसिकली माउस के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप के ऊपर आप इसको माउस पैड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। माउस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज को स्क्रीन के ऊपर सिलेक्ट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, फाइल्स को ओपन करने के लिए, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के टास्क करने के लिए। फाइल ओपनिंग जब आप डबल क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है। इसी तरीके से जब आप राइट क्लिक करके कोई भी चीज है उसको आप उसके ऊपर जब अपने माउस को फेरते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाती है, और इस तरह के मुख्तलिफ फंक्शन आप माउस के थ्रू कर सकते हैं। फिर माइक्रोफोन आ जाता है। वेरी सिंपल है। माइक्रोफोन बेसिकली क्या करता है कि वो आपकी जो आवाज होती है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, और एज एन इनपुट वो कंप्यूटर को ये बताती है कि कंप्यूटर ने क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं। उसमें वॉइस कमांड्स भी हो सकती हैं, उसमें ऑडियो कॉल्स भी हो सकती हैं, या उसमें नॉर्मल साउंड रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो भी हो सकती है। स्कैनर स्कैनर जो है ये बेसिकली इमेजेस को, टेक्स्ट को, या डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करने के काम आता है। ये बेसिकली करता क्या है कि जिस तरह फोटोकॉपियर मशीन होती है, स्कैनर भी जस्ट लाइक फोटोकॉपियर मशीन है। फोटोकॉपियर मशीन में वो आपको कॉपी मशीन जो होती है वो बेसिकली हार्ड फॉर्म में पेज के ऊपर प्रिंट निकाल के देती है। स्कैनर उसको डिजिटल फॉर्म में, जो भी चीज आप रखते हैं स्कैनर के ऊपर, उसको डिजिटल फॉर्म में उसको कैप्चर कर लेता है। और ये जब इन चीज़ों को कैप्चर कर लेता है तो उनको डिजिटल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर लेता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसको आप फिर एडिट भी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, या शेयर कर सकते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन कर लेते हैं, या फिर हमारी जो पिक्चर्स होती हैं हम उनको स्कैन करके अपने पास रख लेते हैं। बारकोड रीडर। अगर कभी आप किसी सुपर स्टोर में, किसी सुपरमार्केट में, या किसी जो वो बड़ी शॉप पे गए हो, तो आपने देखा होगा कि जो चेकआउट काउंटर होता है जहां पर लोग अपना सामान जमा करवा के एंड पे वहां पर बिल बनवा रहे होते हैं, तो आप कभी देखिएगा वहां पर जो बंदा बैठा होता है उसके पास एक डिवाइस लगी हुई होती है, जिसके ऊपर वो तमाम जो प्रोडक्ट्स हमने परचेज की हुई होती हैं उनको उसके ऊपर वो स्कैन कर रहा होता है। उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने कंप्यूटर पे आ जाती है। वो जो मशीन उसके पास होती है उसे बारकोड रीडर कहा जाता है। बारकोड रीडर करती क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर एक छोटा सा कोड लगा हुआ होता है, कोड लिखा हुआ होता है। बारकोड रीडर उस कोड को स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद वो ये देखता है कि कंप्यूटर में इस कोड से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं सर्फ का एक जो पाउच खरीद रहा हूँ, और उसका कोड जब स्कैन किया जाता है तो कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि इस कस्टमर ने एक सर्फ का पाउच परचेज किया है। उसके ऊपर सर्फ का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये कौन सा सर्फ कस्टमर परचेज कर रहा है, इसकी प्राइस क्या है, और इन्वेंट्री डेटा कि इन्वेंट्री के अंदर ये सर्फ का पैकेट कौन से नंबर का था, और हमारे पास यानी कि स्टोर के पास अभी मजीद कितने पैकेट ऐसे बाकी रह गए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बारकोड रीडर कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा होता है, और कंप्यूटर उसके ऊपर मेरा जो बिल जनरेट करके मुझे बता देता है कि भाई आपने ये सर्फ परचेज किया है, ये इसकी ये प्राइस है, या फिर पे करनी पड़ेगी आपको।
फिर डिजिटल कैमरा आ जाता है। डिजिटल कैमरा जो है वो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स और वीडियोस को कैप्चर करने के काम आता है। ठीक है, वेरी सिंपल है। ये जो भी आपकी वीडियोस और इमेजेस को कैप्चर करता है वो बाद में आप उसको कंप्यूटर पे अपलोड करके उनको व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और आगे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो इसमें इनपुट और आउटपुट की फंक्शनैलिटीज दोनों कंबाइन होती हैं। ठीक है, ये यूजर को अलाउ करता है कि वो डायरेक्टली एक डिस्प्ले स्क्रीन, जैसे ये डिस्प्ले स्क्रीन है, इसके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है थ्रू टच जेस्चर्स, यानी कि वो अपने हाथ की उंगली या अंगूठे को टच करते हुए उस डिवाइस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो आपके पास आज के स्मार्टफोन्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं और ये कियोस्क होते हैं। कियोस्क मीन्स के जो वेंडिंग मशीन टाइप मॉल्स के अंदर अगर कभी आप देखें तो वेंडिंग मशीन टाइप चीजें लगी हुई होती हैं जिससे आप मुख्तलिफ चीजें परचेज कर सकते हैं। तो वो भी आपके टच स्क्रीन उसके अंदर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई द कीज ऑन कीबोर्ड आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कभी आपने देखा होगा। जिस तरह से ये देखिएगा कि यहाँ पर ये एक पुराने जमाने का टाइपराइटर है, इसका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर QWERTY क्वर्टी जिसको हम बोलते हैं, क्वर्टी है, ULP है। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये कीज नहीं मेंशन। ठीक है, यहाँ पर ABCDEFG इस तरीके से करके ये मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसी क्या रीजन है कि आपके जो टाइपराइटर्स होते हैं या जो आपके भी मॉडर्न एज के जो कंप्यूटर्स भी हैं उनके जो कीबोर्ड्स हैं, उनके कीबोर्ड्स इस तरह से क्यों होते हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते। इसको हम देख लेते हैं। शुरू जमाने के जो टाइपराइटर्स होते थे उनमें आपके जो ये बार होती थी, जो बेसिकली जाके ये जो पेज है इसके ऊपर हिट करता था, तो वो आपकी टाइपिंग हो रही होती थी। उनको हम मेटल आर्म्स कहते हैं। ठीक है, उनको टाइप बार्स भी बोला जाता है। ये जब आप किसी भी बटन को प्रेस करते थे तो यहाँ से आपका बेसिकली वो जो मेटल बार है वो जाके पेज पे हिट करता था और वो उस अल्फाबेट को टाइप कर देता था। ठीक है, अगर जो टाइपिंग करने वाला बंदा था वो बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही कॉमन यूज होने वाले जो लेटर पेयर्स हैं उनको बहुत तेजी के साथ अगर वो टाइप करता, तो ये जो टाइप बार्स थे, ये जो मेटल की बार्स होती हैं, ये एक दूसरे के साथ टकराती और इनके जैम होने का खतरा होता था। इस वजह से कभी भी जो ये आपके कॉमनली यूज्ड लेटर पेयर्स हैं उनको एक साथ नहीं रखा गया। मींस के ए के साथ बी को नहीं रखा गया, सी के साथ डी को नहीं रखा गया। इनको अलग अलग रखा गया ताकि अगर ए यहाँ से टाइप हो रहा है तो बी यहाँ से टाइप हो, सी यहाँ से टाइप हो रहा है तो डी यहाँ से टाइप हो, ताकि इनके जो मेटल बार्स हैं, टाइप बार्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराए ना। सो इसके थ्रू इन्होंने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व किया कि ये जो टाइप बार्स हैं उनको आपस में टकराने से बचाया। और इन्वेंटर्स ने जो कीबोर्ड्स डेवलप किए उनको जो सबसे कॉमनली यूज कीबोर्ड्स हैं उनको हम लोग क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। क्वर्टी किस तरह से, QWERTY, ये जो बेसिकली कुछ अल्फाबेट्स हैं शुरू के, कंप्यूटर के जो शुरू के अल्फाबेट्स हैं कीबोर्ड के, उनको जब आप देखते हैं तो वो आपको QWERTY के अल्फाबेट्स नजर आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया भी गया कि फर्स्ट 6 लेटर्स जो होते हैं टॉप रो में, आपका जो टाइपराइटर होता है उसके या कीबोर्ड होता है उसके टॉप रो में जो शुरू के 6 लेटर्स हैं QWERTY, उनके नाम पर ही कीबोर्ड का नाम है क्विल्टी कीबोर्ड। और ये जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टाइप, बेसिकली जो आपके कीबोर्ड्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसमें उनके अल्फाबेट्स जो है उनके कॉम्बिनेशन आगे पीछे भी होते हैं। ठीक है, फ्रेंच टाइपराइटर्स जो है, फ्रेंच कीबोर्ड्स हैं, उनकी जो ये अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, इटालियन की डिफरेंट होती हैं। जो इंग्लिश हैं वो उनके स्टैंडर्ड एक ही चल रहा है। ठीक है, बट जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाले कीबोर्ड्स हैं वो क्वेटी कीबोर्ड्स होते हैं और ये डेवलप किए थे रिकमिंटन कंपनी ने 1870s के अंदर। ये एक टाइपराइटर है। ठीक है, इस टाइपराइटर को हम जरा गौर से देख लेते हैं कि ये जो बेसिकली जिनको मैं आपको बता रहा था ना, जो आपके टाइप बार्स होते हैं, जो मेटल के टाइप बार्स हैं, वो ये जब आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्यू प्रेस किया तो ये जो मेटल बार है, ये अगर क्यू की मेटल बार है तो ये यहाँ से इस तरह से उठेगा, जाएगा, यहाँ पर पेज होगा, ये पेज के ऊपर जाके हिट करेगा।
अब अगर ए बी सी डी ई सारे ये एक अरेंजमेंट के मुताबिक होते हैं, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के मुताबिक, तो बहुत चांसेस थे कि यहाँ पर ये दो मेटल बार आपस में एक दूसरे के साथ टकरा के जैम हो जाएं, जो कि एट टाइम्स हो भी जाता था पुराने जमाने के टाइपराइटर्स में। तो उस वजह से उस चीज से बचने के लिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हैं इनको एक सेपरेट करके रखा गया था। और चूंकि ये शुरू से टाइपराइटर्स के कीबोर्ड ऐसे ही चल रहे थे, तो वक्त जैसे जैसे गुजरता गया तो उसके बाद कीबोर्ड जो थे, कंप्यूटर के कीबोर्ड जो थे, वो भी उसी अरेंजमेंट में आने शुरू हुए, क्योंकि लोगों का उसी के ऊपर हाथ बैठा हुआ था, उन्हीं कीबोर्ड्स के ऊपर, टाइपराइटर के कीबोर्ड्स पे हाथ बैठा हुआ था। तो इस वजह से जो कंप्यूटर के कीबोर्ड्स, जो डिजिटल कीबोर्ड्स आए, वो भी इसी जो है वो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के हिसाब से आए थे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जी कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट, जिस तरह से कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। सिस्टम यूनिट इज अ सेंट्रल हब ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक सेंट्रल हब होता है। ये पूरे का पूरा जो है, ये बेसिकली आपका सिस्टम यूनिट है, ये पूरा जो है, ठीक है, जिसको हम मदरबोर्ड भी बेसिकली कहते हैं। बट मदरबोर्ड जो है वो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। बट ये जो पूरा कंप्लीट ग्रीन कलर का, ये आपका पूरा सिस्टम यूनिट है। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें आपका मदरबोर्ड होता है, आपका प्रोसेसर होता है, आपके ड्राइवर्स होते हैं, और ऑल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किस तरीके से हैं? ये जो आपका ग्रीन कलर का बोर्ड है ना, इसके ऊपर पूरे का पूरा एक सर्किट डायग्राम होता है। वो सर्किट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, इन सब चीजों को वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, वो जो सर्किट होता है। मदरबोर्ड, जो मेन सर्किट बोर्ड कंप्यूटर का होता है, जिसके अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, जिसके अंदर आपकी रैम भी होती है, जिसमें आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, जिसमें आपके हीट सिंक्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, कंप्लीट सर्किट डायग्राम, गोल्डन लाइंस हैं, जो कि आपकी जो ग्रीन बार, ये जो पूरा प्लेट है, इसके बैक साइड पे वो आपकी गोल्डन बार्स होती हैं, गोल्डन लाइंस होती हैं, जो कि बेसिकली आपका सर्किट डिजाइन होता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं दूसरे कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये सब के सब मिला के आपका मदरबोर्ड बनते हैं। Motherboard serves as a backbone of a computer, ensuring communication between all components and devices. जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं, उनके दरमियान जो एक कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसको इंश्योर करना मदरबोर्ड का काम होता है। अच्छा, ये जो ऊपर हमने अभी चीजें देखी कि ये क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर होती हैं, उनको हम जरा डिटेल में देख भी लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, ये जो आप देख रहे हैं ना, बेसिकली ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। आगे हम चल के भी इसको डिटेल में देखेंगे भी माइक्रो प्रोसेसर है क्या चीज, जिसको हम लोगों ने कहा था ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी रैम मेमोरी होती है। ठीक है, रैम मेमोरी, ये बेसिकली आपके स्लॉट्स हैं जहां पर आपकी ना रैम मेमोरी लगती है। ठीक है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इन स्लॉट्स के अंदर लगती है। अभी इसमें ये लगी हुई तो नहीं है, ये स्लॉट्स अभी खाली पड़े हुए हैं, पर ये जो ब्लू कलर के स्लॉट्स हैं, बट इनके अंदर एक ग्रीन कलर की प्लेट सी होती है, जो कि इनके अंदर हम लगाते हैं, तो वो मेमोरी, वो रैम मेमोरी होती है। एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये जो आपकी सारी स्लॉट्स हैं, ये जो प्लेट्स टाइप से ये जो लगी हुई हैं, ये सारी की सारी आपकी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। इनके अंदर आप कोई अगर नई कोई डिवाइस जो है वो उसको करना चाहते हैं, लाइक आपका वीजीए कार्ड है, आप कोई अपग्रेडेड वीजीए कार्ड जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह साउंड कार्ड है, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट आप चीजें लगा सकते हैं। उसके बाद आपके हीट सिंक्स आ जाते हैं। ये जो ब्लैक कलर के देख रहे हैं ना, ये जो पूरा एक डब्बा टाइप से है, ये आपका हीट सिंक है। ये हीट सिंक क्या करता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हीट सिंक आपका जो मदरबोर्ड है, इस जब ये प्रोसेसिंग कर रहा होता है ना, तो ये इसके अंदर ना हीट जनरेट होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा था वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर जो है वो करंट जब पास होता है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। इसी तरह से ये जो मदरबोर्ड है, इसमें भी जब करंट पास होता है और ये प्रोसेसिंग करता है, जब बहुत फास्ट स्पीड में प्रोसेसिंग करता है, तो इसके अंदर भी हीट जनरेट होती है। तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ब्लैक कलर के इस तरह के कूलिंग सिंक्स लगाए जाते हैं, जिनको हम हीट सिंक्स बोलते हैं, जो हीट को सिंक करके उसको खत्म कर देते हैं। आप अगर कभी बैठे हुए लैपटॉप अपने आप इस्तेमाल कर रहे हो और आप देखें कि लैपटॉप के ऊपर जब बहुत ही हैवी प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो आपका लैपटॉप गर्म हो जाता है।
वो गर्म एक्चुअली होता ही इस वजह से है क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा होती है, और उस वक्त उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बेसिकली इतनी स्पीड के अंदर वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है कि वो हीट अप हो जाता है। तो उसके लिए हीट सिंक्स का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये हीट सिंक्स ना लगे हो तो आपका ये पूरा मदरबोर्ड जो है ये मेल्ट हो सकता है। फिर उसके बाद इसके अंदर आपके कैपेसिटर्स आ जाते हैं। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये आपके ये कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, ये आपके जो आईसीज होती हैं जो हमने पहले देखा था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये वो हैं। ये जो छोटे छोटे गोल टाइप से हैं, ये आपके कैपेसिटर्स होते हैं। फिर उसके बाद आपके स्लॉट्स होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये जिस तरह से आपके हैं ना, ये सारे के सारे आपके ये पोर्ट्स हैं फॉर कनेक्टिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये आपके जो पोर्ट्स हैं, आप अगर कभी देखें अपने डेस्कटॉप्स को या इवन अपने लैपटॉप्स को, तो उसमें आपको इस तरह के कई पोर्ट्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये आपके साउंड के जो आपका साउंड कार्ड होता है, ये उसके कनेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप साउंड से रिलेटेड जो चीजें वो कनेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें जो वो कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें लैन केबल होती है जो कि आपके मॉडेम में जाके लगती है। फिर ये आपका वीजे कार्ड का कनेक्टर है, जिसमें बेसिकली आप अपने मॉनिटर का जो केबल है, मॉनिटर की केबल आप उसको यहाँ पर अटैच करते हैं। फिर ये आपका जो एचडीएमआई केबल का पोर्ट है, ये आपका जो है वो माउस और कीबोर्ड के पोर्ट्स हैं। तो इस तरह के डिफरेंट ये पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, इनको इंटरकनेक्ट कौन करता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अगर ना हो तो ये चीजें कनेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें आप ये देख लीजिएगा कि मदरबोर्ड जो है वो बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर होता है, और ये सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये सारी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। अगर कोई डिवाइस मदरबोर्ड के ऊपर सपोर्टेड नहीं है, तो वो डिवाइस आपके कंप्यूटर में काम नहीं करेगी और आपको एरर देगी कि ये डिवाइस इस कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकती। फिर हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं जी कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। जिस तरह भी हमने ये पीछे देखा था कि ये माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ये बेसिकली पूरा जो ग्रीन प्लेट है, ये हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, और इसके अंदर ये जो एक छोटा सा प्रोसेसर है, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू भी कहते हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, कमांड्स की एग्जीक्यूशंस हो रही होती हैं, वो सब की सब सीपीयू के अंदर हो रही होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, और ये सारी उन इंस्ट्रक्शंस या कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट या परफॉर्म करता है जो आप इसे देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। एक तो इसमें आ जाता है जी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जिसको हम एएलयू कहते हैं। ये जो आपका पार्ट होता है बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का, ये जो पार्ट है, ये तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को और जो लॉजिकल कंपैरिजंस होते हैं उनको हैंडल करता है। ठीक है, फिर आपका कंट्रोल यूनिट सीयू आ जाता है। ये तमाम उन सिस्टम एक्टिविटीज को उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है या मैनेज करता है, जिनको हम लोग ने एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शन के लिए कंप्यूटर को बोला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें रजिस्टर्स आ जाते हैं और कैशेज आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, रजिस्टर्स और कैशे क्या होता है, इसको जरा थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है। रजिस्टर्स जो है, ये बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है जो करंटली कंप्यूटर के पास होती है। ठीक है, और कैशे वो मेमोरी होती है जो कि रैम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होती है, और कंप्यूटर को नेक्स्ट टाइम अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो वो रैम की जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसको एक्सेस करके वहां से बेसिकली कैशे के अंदर जाके वहां से उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, और वो जो स्टूडेंट है वो लेट्स अज्यूम कि वो पढ़ाई कर रहा है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट के माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसके माइंड में अवेलेबल है, तो वो जो माइंड है वो उसका रजिस्टर है, जो उसका दिमाग है वो उसका रजिस्टर है। ठीक है, कैशे बेसिकली वो नोट्स हैं जो स्टूडेंट के सामने ओपन पड़े हुए हैं,
ठीक है, और वो जब पढ़ाई करता है तो वो जो नोट्स हैं उनको वो रेफरेंस के लिए यूज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई चीज याद कर रहा है और याद करने के लिए उसको एक बुक चाहिए, उसके बुक होती है। तो वो जो बुक है वो बेसिकली कैशे है, और उस स्टूडेंट का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो बेसिकली रजिस्टर है। फिर इसी तरीके से जो रैम जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली क्या है, स्टूडेंट है, उसका उसके सामने एक बुक पड़ी हुई है जिसको वो रेफरेंस के लिए यूज कर रहा है, और स्टूडेंट के पास कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि उसकी अलमारी के अंदर भी पड़ी हुई है, ठीक है। अब जब वो स्टूडेंट कहता है कि अच्छा जी मुझे फलाना रेफरेंस भी चाहिए, तो वो उठ के अलमारी में जाएगा, वहां से बुक लेकर आएगा और उसको भी वो एज रेफर करेगा। तो वो जो अलमारी है बेसिकली वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। कंप्यूटर हर बार रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास नहीं जाता। हाँ, अलबत्ता अगर आपने उसको कोई ऐसी कमांड दी है जो कि कंप्यूटर ने पहले भी परफॉर्म की थी, तो तब वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास जाता है और वहां कैशे से वो इंफॉर्मेशन उठा के लाके उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आपने कभी देखा होगा कि आप कभी कभार इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल आपने गूगल को ओपन किया और गूगल में आप यूट्यूब में गए, और यूट्यूब में जाके आपने कोई एक वीडियो देखी और उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप मुख्तलिफ कामों में बिजी हो गए, काम करते रहे। उसके बाद आपने क्या किया कि आप दोबारा यूट्यूब पे गए, और दोबारा अगर आप उस वीडियो को ओपन करेंगे तो कंप्यूटर उस वीडियो को बहुत जल्दी ओपन करेगा। इसकी वजह ये है कि जब आपने पहली दफा वो वीडियो ओपन की थी, तो कंप्यूटर ने आपकी वीडियो फ्रेश ओपन की थी। मगर जब आपने सेकंड टाइम उस वीडियो को ओपन किया, तो कंप्यूटर को अब दोबारा यूट्यूब के ऊपर जाके उस वीडियो को दोबारा से स्ट्रीम करके ओपन करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो कैशे में जाएगा, और कैशे में जो ऑलरेडी वो वीडियो आपने एक दफा प्ले की थी, तो वो कैशे मेमोरी से उस वीडियो को आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इस वजह से बजाय कि वो यूट्यूब के पास जाए और सारा काम करे, तो वो कैशे के पास जाके वहां से वो वीडियो आपके लिए प्ले करेगा, जिसकी वजह से वो वीडियो आपके पास जल्दी ओपन हो जाती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस किया हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत हैवी वेबसाइट आपने एक्सेस की है जो कि पहली दफा ओपन होते हुए बहुत टाइम लगा रही थी, मगर जब सेकंड टाइम आप उसको ओपन करेंगे तो वो फौरन ओपन हो जाएगी। रीजन बीइंग कि फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ने उसको फ्रेश ओपन किया था, और सेकंड टाइम जब आप उसको ओपन कर रहे हैं तो कंप्यूटर वो रैम की जो कैशे मेमोरी है, उस मेमोरी से उस वेबसाइट को उठा के आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बेसिकली रजिस्टर और कैशे का जो है वो डिफरेंस होता है। रजिस्टर जो होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि रजिस्टर की जो मेमोरी होती है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, जबकि जो कैशे होती है इसकी प्रोसेसिंग इसकी भी बहुत फास्ट होती है, बट रजिस्टर मेमोरी की निस्बत इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सा स्लो होती है। अच्छा, ये कुछ बेसिकली आपके प्रोसेसर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के बने हुए प्रोसेसर्स हैं, जिसमें ए एम डी एक कंपनी है जो कि गेमिंग लैपटॉप्स बनाती है रेजन के नाम से। तो उनका एक प्रोसेसर है जिसका नाम है रेजन। जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं ए एम डी के, एच पी बेसिकली एच पी कंपनी है, एच पी के जो ए एम डी रेजन प्रोसेसर्स हैं, ये गेमिंग प्रोसेसर्स होते हैं। ये आपका एप्पल A7 का जो है वो प्रोसेसर है, ठीक है। एप्पल कंपनी का जो है वो जो मैकबुक होती है, ये उसका प्रोसेसर है। ये आपके जो जनरली सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोसेसर्स हैं, ये वो इंटेल का प्रोसेसर है। फिर इसी तरीके से AMD कंपनी एक एथलॉन 64 के नाम से एक प्रोसेसर बनाती है, ये वो प्रोसेसर है। काम इन सारे प्रोसेसर्स का एक ही है, बट ये डिफरेंट कंपनीज के बनाए हुए प्रोसेसर्स हैं। कोई रेजन का है, तो कोई एप्पल का है, कोई इंटेल का है, तो कोई एथलॉन का है। अच्छा जी, अब हम स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ चलते हैं कि जी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो हमारे किस काम आती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे हमारे जितना भी डेटा होता है, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अपने पास सेव कर लेती हैं, ठीक है। लंबे टाइम के लिए भी सेव कर सकती हैं या टेम्परेरी टाइम के लिए भी सेव कर सकती हैं। ये जो डिवाइसेस होती हैं, ये इंटरनल फिक्स ड्राइव्स भी होती हैं या पोर्टेबल एक्सटर्नल ड्राइव्स भी होती हैं। अच्छा, अभी एक चीज ये देख लीजिएगा कि ये जो हमने अभी मदरबोर्ड देखा था, इस मदरबोर्ड के अंदर ना कहीं पर आपको कोई जो स्टोरेज डिवाइस है वो नहीं मिलेगी, कोई भी आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि हार्ड डिस्क जो है ना, बेसिकली इस तरह के जो आपके पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर कनेक्ट होती है, ठीक है।
ये जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, वो इस तरह के डिवाइसेस, इस तरह के जो पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर कनेक्ट होती है। तो वो बेसिकली यही चीज बता रहा है कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये आपके कंप्यूटर के अंदर भी फिक्स हो सकती हैं, या फिर ये आपकी पोर्टेबल एक्सटर्नल डिवाइसेस, पोर्टेबल का मतलब है कि या आप उनको लेके कहीं जा भी सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स हो, आप उनको कहीं पे लेके मूव भी कर सकते हैं। वो कैसे होती हैं उनको भी हम नीचे देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं। हार्ड डिस्क। अच्छा, हार्ड डिस्क होती है ये बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क है। ये आपके पुराने जो लैपटॉप्स आ रहे होते थे उनमें, या फिर आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं उनके अंदर ये आपकी हार्ड डिस्क जो है वो इंस्टॉल हुई हुई होती है। जो भी मैंने आपको पोर्ट्स दिखाएं, उन पोर्ट्स के अंदर आपकी ये हार्ड डिस्क जो है वो इंस्टॉल होती है, ठीक है, उनके साथ ये अटैच हो जाती है। ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स के अंदर होती है। और ये जो है इसकी जो ये प्राइमरी स्टोरेज मीडियम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। मींस कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब काम कर रहा होता है तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना किसी भी स्टोरेज डिवाइस को यूज करने के लिए, तो वो हार्ड डिस्क उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। इसके अंदर आप डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस और डेटा वगैरह जो है वो सेव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की जो है वो फिर आप डिफरेंट आगे जो है वो पार्टीशंस होती हैं, जिसमें सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। वो आप अपने हिसाब से, अब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप जितनी ड्राइव्स बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाती है जी एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल का जो दौर में है वो ये एसएसडी ड्राइव बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ये बहुत फास्ट होती है और ये हार्ड हार्ड डिस्क की निस्बत ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। ये मॉडर्न डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि आईसीज, यानी कि जो हम लोगों ने पहले देखा था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं उनको यूज करके ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आती है। ये आप देख रहे हैं इसका ये जो ये इसका जो कनेक्टिंग पोर्ट है, ये जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है, ये इस तरह की जो हार्ड डिस्क होती हैं ये उनकी निस्बत जो है डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। जो ये पुरानी हार्ड डिस्क होती थी ये बेसिकली इनके अंदर एक डिस्क होती थी, इस टाइप की डिस्क होती थी जो कि स्पिन करती थी, मूव इस तरह से गोल घूमती थी पुरानी हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। जबकि ये जो एसएसडी ड्राइव्स होती हैं इसके अंदर ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। एसएसडी ड्राइव्स जो होती हैं ये अपनी स्पीड, अपनी ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से बहुत मशहूर हैं। स्पीड, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो हार्ड डिस्क की निस्बत बहुत तेज होती है। उसके अलावा ये ड्यूरेबल होती हैं। हार्ड डिस्क का तो ये होता है ना कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं गिर जाए नीचे आपसे, हाथ से छूट के कहीं नीचे फ्लोर पे गिर जाए, कुछ हो जाए, तो इसकी जो मेमोरी सेक्टर्स होते हैं वो डैमेज होने का खतरा होता है और आपकी हार्ड डिस्क काम करना छोड़ सकती है। एसएसडी ड्राइव्स जो होती हैं उनके अंदर इस तरह का मसला नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये आपके मदरबोर्ड ही के ऊपर आपकी इंस्टॉल हुई हुई होती हैं और ये इंटरनली इंस्टॉल हुई हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा ये एनर्जी एफिशिएंट होती है। इसके जो एनर्जी कंज्यूम है, कंजम्पशन जो है इसकी, वो बहुत कम होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं जी सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। बड़ी सिंपल सी चीज है। ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 700 एमबी तक होती है, ठीक है। 700 एमबी तक का डेटा ये अपने ऊपर स्टोर कर सकती है, जिसमें पुराने ज़माने में हम लोग जब करते थे तो इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ गेम्स होती थी, ऑडियोज़ होती थी, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग, या वीडियोज़, मूवीज़ होती थी, वो इसके ऊपर हम स्टोर कर सकते होते थे। फिर डीवीडी आ जाती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी इज़ जस्ट लाइक सीडी होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सीडी की निस्बत ज़्यादा होती है। सीडी में 700 एमबी तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी के अंदर आप 16 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जो आप मल्टीमीडिया कंटेंट, लाइक आपकी जो मूवीज होती हैं, जो हाई डेफिनेशन मूवीज या इस तरह की चीजें होती हैं, उनके लिए आप जो है वो डीवीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मेमोरी कार्ड आ जाता है। मेमोरी कार्ड जो है ये आजकल के दौर में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही जो है वो कॉमनली यूज्ड जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। ज़्यादातर ये यूज़ होती है आपके जो स्मार्टफ़ोन्स होते हैं, उनके अंदर, या फिर ये आपके डिजिटल कैमराज़ होते हैं, उनके अंदर भी मेमोरी कार्ड जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, मेमोरी कार्ड का क्या है कि ये एक बहुत ही छोटी-सी डिवाइस होती है, ठीक है? ये आपको देखने में बड़ी नज़र आ रही है, बट ये बहुत छोटी-सी, इतनी छोटी-सी होती है कि ये आपके स्मार्टफ़ोन के अंदर भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आपके स्मार्टफ़ोन के अंदर एक स्लॉट बना होता है जिसके अंदर आप मेमोरी कार्ड जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है?
और ये जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं ये आपको ज्यादातर मोबाइल फोन्स में, कैमरास में, लैपटॉप्स में नजर आते हैं। और इनकी जो रेंज होती है डेटा को स्टोर करने की, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें फ्यू गीगाबाइट से लेके सेवरल हंड्रेड गीगाबाइट्स तक आप कर सकते हैं। बाय द वे अभी कुछ इस तरह के आपके मेमोरी कार्ड्स भी आ रहे हैं जिसके अंदर आप 1 टेराबाइट तक की भी डेटा जो उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर आपके आ जाता है जी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस, जो आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है। जो आपका फ्लैश ड्राइव होता है ये बेसिकली जस्ट लाइक आपके जैसा मेमोरी कार्ड होता है उसी तरह से ये भी पोर्टेबल डिवाइस होता है, यानी कि आप इसको किसी भी यूएसबी पोर्ट के अंदर कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, या आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है, तो आप उसके अंदर ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है उसको प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है। और ये यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये 1 टेराबाइट तक होती है। बाय द वे आजकल 1 टेराबाइट से भी ज्यादा आ रहे हैं आजकल। 4 टेराबाइट, 5 6 टेराबाइट तक की भी आपकी जो ड्राइव्स हैं वो आ रही हैं। फ्लैश ड्राइव तो नहीं, उनको हम बेसिकली वो दूसरी ड्राइव्स होती हैं, बट होती वो भी पोर्टेबल ड्राइव्स ही होती हैं। तो यूएसबी जो है वो 1 टेराबाइट तक आप इसको कर सकते हैं, और इसकी जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर करने की वो बहुत ज्यादा होती है। ये जो फ्लैश ड्राइव आपको नजर आ रही है 1 टेराबाइट का मतलब ये बनता है कि इसमें आप 1 जीबी की 1000 मूवीज जो है वो कॉपी कर सकते हैं इस एक फ्लैश ड्राइव के अंदर। ये 1 टेराबाइट इतनी जो है वो डेटा स्टोरेज स्पेस होती है। फिर हम आउटपुट डिवाइसेस को देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि आपको रिजल्ट शो करते हैं। जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जब आपको रिजल्ट शो करता है, दिखाता है, तो वो आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दिखाता है। ठीक है। इसमें आपके विजुअल आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, आपके प्रिंटेड आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, और आपके ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में क्या-क्या चीजें आती हैं? इसमें मॉनिटर आ जाता है, वेरी सिंपल। आजकल जो ये आपके एलसीडी, एलईडी मॉनिटर्स आ रहे हैं, ये बेसिकली ये विजुअल आउटपुट डिवाइस होता है। ये आपको जो एलसीडी और एलईडी मॉनिटर्स होते हैं बहुत ही स्लिम और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, और ये आपको हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो डिस्प्ले करते हैं। पुराने जो आपके मॉनिटर्स थे वो आपको इतने हाई जो वो क्वालिटी इमेजेस या विजुअल्स डिस्प्ले नहीं कर सकते थे। फिर आपके प्रिंटर्स आ जाते हैं। प्रिंटर्स आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, और एक आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, और ये आपको प्रिंटेड आउटपुट बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं इनको हम देख लेते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते थे ये मैकेनिकल एक्शन परफॉर्म करते थे इंक के थ्रू, जो ये प्रिंटिंग करते थे, जिस तरह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे। इनके अंदर बेसिकली एक रिबन होता था, और वो रिबन जो है वो बेसिकली आपकी ये जो बेसिकली है ना, ये आपके इनके अंदर एक रिबन होता था, और रिबन के ऊपर ना ब्लैक इंक होती थी जिसके ऊपर वो प्रिंटिंग करता होता था। जो पुराने ज़माने में आपकी जो एयरलाइंस होती थी, वो जो टिकट्स इश्यू करती थी, जो टिकट्स प्रिंट होते थे, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के ऊपर प्रिंट होते थे। इसी तरह से पुराने ज़माने में जब बैंक्स होते थे, बैंक्स आपको जब बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके देते थे, तो वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के थ्रू होते थे, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रिंटर्स होते थे, सस्ते प्रिंटर्स होते थे। इनके जो रिबन्स होते थे वो बहुत सस्ते होते थे, इस तरह से ज़्यादातर इनको ऑफिसेज में या ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता था। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ जाते हैं। ये आजकल के जो मॉडर्न डिजिटल प्रिंटर्स होते हैं हमारे, ये वो प्रिंटर्स होते हैं। इसमें आप इंक जेट यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर्स होते हैं जो कि फास्ट और हाई क्वालिटी आउटपुट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, मींस के हाई क्वालिटी आपको पिक्चर्स प्रिंट करके देते हैं। इनमें बेसिकली जो इंक यूज की जाती है वो कार्ट्रिजेस होती हैं, या फिर लेजर प्रिंटर के जो हम कलर्ड प्रिंटर्स होते हैं वो भी इसके थ्रू हम करते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते थे इसमें आपकी कलर प्रिंटिंग नहीं होती थी, इसमें आपकी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग होती थी। प्लॉटर्स, ये आप देख रहे हैं, ये प्लॉटर है। ठीक है। प्लॉटर किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? अ, तमाम वो बड़े बड़े प्रिंट्स जो आप इन नॉर्मल प्रिंटर्स पे नहीं कर सकते, उनके लिए हम प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर्स यूज होते हैं बेसिकली जहां पर आपने कोई बहुत बड़े मैप्स हैं उनको प्रिंट करना है, कोई आपने बहुत बड़े इंजीनियरिंग के कोई ब्लूप्रिंट्स हैं उनको प्रिंट करना है,
आपने कोई बड़े-बड़े बैनर्स प्रिंट करने हैं या बहुत बड़ी लार्ज शीट्स आपने प्रिंट करनी है तो उनके लिए प्लॉटर्स का इस्तेमाल होता है। आप कभी देखेंगे बिल बोर्ड्स आपको नजर आते हैं, बिल बोर्ड्स के ऊपर इतने बड़े-बड़े प्रिंट्स लगे हुए होते हैं। वो जो प्रिंट्स होते हैं वो इन प्लॉटर्स के थ्रू प्रिंट किए जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल प्रिंटर्स के ऊपर प्रिंट नहीं हो सकते। फिर उसके बाद आपके जो ऑडियो आउटपुट है उसके अंदर आपके स्पीकर्स आ जाते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपकी जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उनको जो डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स हैं उनको साउंड में कन्वर्ट करते हैं और आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। जिस तरह से हम बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो सुनते हैं, वीडियो एडिटिंग है और गेमिंग है, उनके लिए आपके ये स्पीकर्स यूज किए जाते हैं। ये जो डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं कि कंप्यूटर्स के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स, प्रिंट्स और साउंड, जैसा ऊपर हमने अभी आपको बताया। अच्छा, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर जो है वो 1953 में जो इन्वेंट हुआ था, जिसे रिमिंगटन रैंड कंपनी ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था मार्केट में। और ये प्रिंटर्स उस टाइम पे यूज होते थे यूनिवैक कंप्यूटर्स के लिए। ओके, लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं जो है पोर्ट एक्सपेंशन स्लॉट्स और एक्सपेंशन कार्ड्स। ये क्या चीजें होती हैं, इनका क्या काम होता है, उसको हम जरा देख लेते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये बेसिकली आपकी जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के या फिर उनको एनहेंस, कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज होती हैं उनको एनहेंस करने के काम आती हैं। ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, मदरबोर्ड के ऊपर ये आपकी एक्सपेंशन स्लॉट्स आती हैं। ठीक है। आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आपने कोई एक नई डिवाइस कनेक्ट करनी है, नई डिवाइस से मुराद है कि आपने कोई एक नया पेरिफेरल या कोई एक नया आपने आउटपुट या इनपुट डिवाइस कनेक्ट करना है, उसके लिए ना कंप्यूटर में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं जिसके साथ आप अपने उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिवाइस जो होती है ना वो जरूरी नहीं है कि वो डिवाइस जो है वो आपको सामने बाहर नजर आए, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो वो आपको उस वक्त तक नजर नहीं आएगी जब तक आप अपने कंप्यूटर को खोल के मदरबोर्ड को देख नहीं लेते हैं। ठीक है। तो ये जो एडिशनल हार्डवेयर होता है, ये एडिशनल डिवाइसेस होती हैं, ये बेसिकली एक्सपेंशन स्लॉट्स में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। मैं ये फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जी मेरे पास एक वीजीए कार्ड था। ठीक है, वीजीए कार्ड वीडियो ग्राफिक कार्ड होता है, वो था और मैं उसको यूज कर रहा था, बट मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले जो है वो इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक नया वीजीए कार्ड खरीदा और नया वीजीए कार्ड खरीदा तो अब मैंने उसको ज़ाहिर है मदरबोर्ड पे कहीं ना कहीं जो है वो उसको प्लग इन भी करना है। मेरे पास तो ऑलरेडी एक वीजीए कार्ड प्लग इन हुआ है। तो जो नया वीजे कार्ड मैं प्लग इन करना चाहूंगा उसके लिए फिर ये जो एक्सपेंशन स्लॉट है मैं इनमें से किसी का इस्तेमाल करते हुए नया वीजे कार्ड वहां पर इंस्टॉल कर दूंगा, वहां पर प्लग इन कर दूंगा। इसी तरह से ऑडियो कार्ड मैंने कोई परचेज किया है, मैंने कोई नेटवर्क कार्ड परचेज किया है और वो मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ अपने मदरबोर्ड के ऊपर, तो मैं इनमें से किसी एक एक्सपेंशन स्लॉट में उसको मैं प्लग इन कर सकता हूँ। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके सर्किट बोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। जिस तरह से अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि साउंड कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है। अच्छा, ये जो कार्ड है ना, बेसिकली ये एक्सपेंशन कार्ड है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये जो नीचे ये लगे हुए हैं, ये जो सर्किट्स लगे हुए हैं, ये जो आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं ना, ये सर्किट्स जो होते हैं आपके इन एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट होते हैं। ये इनमें जब इंसर्ट होते हैं तो उसके बाद आपकी डिवाइस जो है वो काम करना शुरू करती है। ये आपका जो बेसिकली डिवाइस है, ये आपका एक एक्सपेंशन कार्ड है। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि ये आपके ना जो एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उसमें साउंड कार्ड्स भी होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स भी होते हैं, नेटवर्क कार्ड्स भी होते हैं, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। एक्सपेंशन कार्ड्स बेसिकली इन एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगते हैं और उसके बाद आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस एनहांस होती है। आप उसमें जो साउंड की परफॉर्मेंस है वो आप उसमें अच्छी देख सकते हैं, आपको अच्छे जो ग्राफिक्स हैं वो नजर आ सकती हैं, या फिर आपकी जो नेटवर्किंग है, नेटवर्क मीन्स कि आप जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं वो आपकी स्पीड ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये आपके जो कार्ड्स हैं ये स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपका कार्ड है ये बेसिकली आपका ये नेटवर्क कार्ड है। ठीक है। अच्छा, ये पता कैसे चला कि ये नेटवर्क कार्ड है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं इसके जो स्लॉट है, ये जो इसका जो पोर्ट है,
ये जो पोर्ट है इसके अंदर आप बेसिकली मॉडेम से एक तार आती है जो आप इसके अंदर लगाते हैं। तो ये आपके बेसिकली कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये बेसिकली आपका नेटवर्क कार्ड है, ठीक है। तो इस तरह के बेसिकली जो आपके एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट कामों के लिए। फॉर एग्जांपल आपका जो वीजीए कार्ड होता है वो आपके ग्राफिक्स को जो डिस्प्ले करने के काम आता है। इसी तरीके से आपका जो साउंड कार्ड है वो आपकी साउंड सुनाने के काम आता है। जो नेटवर्क कार्ड है वो आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के काम आते हैं। ये सारे अपने स्पेशलाइज्ड काम कर रहे होते हैं। फिर हम पोर्ट्स पे आ जाते हैं। पोर्ट्स क्या करते हैं? अच्छा, ये जो पोर्ट्स होते हैं ये आपके जो पेरिफेरल्स होते हैं ना, डिवाइसेस होती हैं, उनको आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। जिसमें आपका एक बड़ा ही कॉमनली यूज पोर्ट है जिसको हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। यूएसबी पोर्ट का क्या काम होता है कि ये एक आपको ऐसा चैनल प्रोवाइड करता है जिसमें आपका कंप्यूटर किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है। फिर वीजीए कार्ड आ जाता है। वीजीए कार्ड जो है ये आपके जो मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर की जो तार होती है वो आके इस वीजीए पोर्ट के अंदर लगती है। तो आपका कंप्यूटर आपके मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले देना शुरू कर देता है। अच्छा, इसी तरह से यूएसबी 3.0 भी होता है। ये बेसिकली ना यूएसबी 2.0 और ये यूएसबी 3.0, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यूएसबी 3.0 जो है ये ज्यादा फास्ट है। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो यूएसबी 2.0 से ज्यादा होती है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका लैन हो गया। लैन लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड हो गया। ये जो कार्ड था ना, ये जो नेटवर्क कार्ड था, ये आपका लैन कार्ड है। इसको लैन कार्ड भी बोलते हैं, इसको नेटवर्क कार्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर आप बेसिकली होता ही है कि आपका जो मॉडेम है जो आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। मॉडेम से एक तार निकलती है, वो तार आके यहाँ पर आपके इस लैन कार्ड के अंदर लगती है और उसके बाद फिर आप अपने आप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लैन कार्ड जो है ये बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी के काम आता है। फिर आपके ऑडियो कार्ड होता है। ऑडियो कार्ड के अंदर ये आपके ऑडियो इनपुट, ऑडियो आउटपुट और माइक इनपुट के डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एचडीएमआई होता है। एचडीएमआई यूज होता है बेसिकली आपने जब अपने टीवी को या अपने स्क्रीन को कनेक्ट करना हो अपने कंप्यूटर के साथ, तो उस केस में आपका ये एचडीएमआई पोर्ट यूज होता है। फिर डीवीआई पोर्ट। डीवीआई पोर्ट भी बेसिकली एचडीएमआई से मिलता जुलता एक पोर्ट होता है, बट इसमें आप कंप्यूटर को बेसिकली डिफरेंट चीजों के साथ, जिसमें आपका प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है या ऐसी चीज होती है, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट पोर्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने कंप्यूटर को डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। जो लैन कार्ड होता है इसको इथरनेट कार्ड भी या इथरनेट पोर्ट भी बोला जाता है। जब आपको कोई कहे ना कि इथरनेट पोर्ट, तो आपके जहन में ये चीज आ जानी चाहिए कि अच्छा ये बात हो रही है लैन कार्ड की, ठीक है। सो इस टॉपिक के अंदर जो की टेक अवेज हैं वो ये है कि पोर्ट्स बेसिकली एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के काम आते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं ये कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई एडिशनल हार्डवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स का इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई नए फीचर्स या उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप एक्सपेंशन कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ये आज के आज का टॉपिक है उसके टोटल ये आउटपुट्स थे और ये की टेक अवेज थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।